अध्याय 3 देख रहे हैं हम लोग, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। अब जहां तक हम बात करते हैं अंग्रेजों की, क्योंकि अंग्रेज कहां से आए थे? वो यूरोप से आए थे। यूरोप का ऊपरी भाग है, पहले यूरोपियन यूनियन में था, अब थोड़ा ब्रेक्सिट वगैरह चल रहा है वहां पे। तो वो इलाका अगर हम यूरोप कहें या उसके ऊपर हम इंग्लैंड कहें, दोनों ही ई से नाम शुरू होते हैं। और जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यानी कि भारतीय महाद्वीप है, उपमहाद्वीप हम इसे कहते हैं, जिसमें पाकिस्तान बांग्लादेश ऑलरेडी था। तो अंग्रेजों ने ये समझा, ये जाना यहां पर रह के कि ये जो गांव के इलाके हैं, इन गांव के इलाकों में एक तो इनको कर मिल रहा है, यानी कि टैक्स मिल रहा है, कर मिल रहा है। दूसरा ये है कि अपने हिसाब से ये इन इलाकों में, क्योंकि मिट्टी भी अच्छी है, वो कोई भी पैदावार करा सकते हैं। तो हुआ ये कि 18वीं शताब्दी की मैं आखिर की बात कर रहा हूं, मतलब 1780 के आगे आप ले लीजिए। यहां पर अंग्रेजों ने पूरी जोर लगा दिया, पूरी मेहनत कर डाली। और कौन सी खेती पर पूरा जोर दिया उन्होंने? एक तो अफीम है, जिसको हम ओपियम कहते हैं, और दूसरा है नील। नील, ये जो नील है, इसको हम अंग्रेजी में इंडिगो कहते हैं। अब ये नील बार बार आने वाला है, थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। 150 साल तक इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों ने भारत में हर जगह जहां जहां वो रहे, वहां पर किसानों को या तो उन्होंने किसी तरह बहलाया फुसलाया, जिसको हम परसुएड कहते हैं, या फिर मजबूर किया कि भाई आपको क्या करना है, क्या उगाना है। जैसे मैं बताऊं, बंगाल में उन्होंने कहा पटसन। पटसन क्या होता है? जिससे हमारे जूट, जिससे हमारे वो बनते हैं ना, बोरे वगैरह बनते हैं। ऐसी असम में उन्होंने कहा, क्योंकि वहां की जो जलवायु थी वो चाय के लिए बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने कहा भाई असम में चाय उगाई जाए। जो संयुक्त प्रांत है, यानी जो आज का उत्तर प्रदेश है, उसमें उन्होंने कहा कि भाई गन्ना उगाओ। तभी आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में, खासतौर पे मुजफ्फरनगर के आसपास का जो बेल्ट है, वहां पर गन्ना बहुत उगता है। पंजाब में तो आज भी गेहूं है, पहले भी गेहूं था। पंजाब में कहा उन्होंने कि चलिए गेहूं उगाइए आप, वीट। और महाराष्ट्र और पंजाब में ही उन्होंने कहा कि भाई यहां पर कपास उगाइए आप। कपास मतलब जो कॉटन जिससे निकलता है। और मद्रास, क्योंकि वहां की गर्म जलवायु है, इसलिए वहां पर चावल। बरसात बहुत ज़्यादा होती है, चावल के लिए पानी अच्छा खासा चाहिए होता है। जो लौटता हुआ मानसून है, वहाँ मद्रास या ये कहीं तमिलनाडु में बरसात अच्छी करता है वो। तो इन्होंने अपने हिसाब से ये चीज़ की। अब मैं आपको ले जाना चाहूँगा वाकई इस नील पर। नील क्या चीज़ है, कैसी है, और उसके बाद ये कहाँ तक ले गई हमें? चंपारण तक ले गई, चंपारण के सत्याग्रह तक ले गई। मैं आपसे बात करूँगा अभी थोड़ी देर बाद महात्मा गांधी जी की। उससे पहले आपको ये साहब को दिखा दूं, ये विलियम मॉरिस साहब है। अभी इनका नाम मैं लेने वाला हूं। देखिएगा, एक जो बाएं का चित्र है, एक दाएं का चित्र है। ये जो बाएं का चित्र है, ये हमारे आंध्र प्रदेश, आज का जो आंध्र प्रदेश है, वहां के जो बुनकर है, उन्होंने एक कलमकारी छापा, यानी एक तरीका होता है कलमकारी छापा, उससे बनाया है। और वहीं दूसरी तरफ मैंने आपसे कहा था कि मैं इन साहब का नाम लेने वाला हूं, इन्हीं ने बनाया है ये साहब है विलियम मॉरिस। ये है ब्रिटेन के बहुत प्रसिद्ध कवि और कलाकार। ब्रिटेन के एक कवि भी थे और कलाकार भी थे, आर्टिस्ट भी थे। तो उन्होंने ये फूल वाले छापे बनाए हैं। दोनों में एक बात समान दिख रही है। क्या दिख रही है आपको? ये जो नीला कलर देख रहे हैं ना आप, ये इनमें बल्कि गहरा नीला कलर है, डार्क नीला जो कलर है वो यहां पर एक दोनों ही चित्रों में समान बात है, गहरा नीला रंग। ओके, तो ये जो गहरा नीला रंग आप देख रहे हैं, ये कहां से आता है? नील से। नील से आता है। तो नीला रंग जो आप देख रहे हैं, ये आता है नील के पौधे के। नील एक्चुअली पौधे का नाम है। नील जो है वो पौधे का नाम है, और इससे ये नील बनता है। बेसिकली ब्लू कलर होता है। और अगर आप करते हो, जैसे बनियान वगैरह होती है, व्हाइट कपड़े होते हैं, उसको नील में डुबाया जाता है ताकि उसकी चमक बरकरार रहे। ओके, तो ये माना जाता है कि जो ब्रिटेन की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर जो मैंने मॉरिस साहब का नाम लिया, विलियम मॉरिस साहब, ये जो मॉरिस साहब हैं, जिन्होंने अपने छापे का इस्तेमाल किया, मतलब अपने कपड़े पे जो छापे का इस्तेमाल किया, वो संभवतः पॉसिबली ये जो इन्होंने इस्तेमाल किया है, वो भारत में जो नील उगाया जाता था, भारत से जो नील पैदा होता था, उसी से इन्होंने बनाया है, ऐसा माना जाता है।
मैं आपको ये भी बता दूं कि भारत, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, दुनिया का सबसे बड़ा नील का उत्पादक और स्रोत था। मतलब मैक्सिमम हमारे हिंदुस्तान से जाता था, जिसके आंकड़े मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो सवाल ये उठता है कि भारतीय नील की मांग थी क्यों? ये नील इतना इंपॉर्टेंट क्या हो गया और इसके पीछे क्यों लोग पड़ गए? पहली चीज ये है कि भारत में नील अच्छे क्वालिटी का होता था। उसका कारण ये है कि हम आते हैं टेम्परेट जोन में, यानी कि उष्ण कटिबंधीय इलाका है हमारा जो इलाका है, जो अगर हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देखें 8 डिग्री से 38 डिग्री तक जाते हैं ना हम लैटिट्यूड पे, तो हमारा जो इलाका है उसमें मोस्टली हम टेम्परेट जोन में आते हैं। इसके अलावा जो अगर मैं आपको 13वीं सदी की बात करूं, बहुत पहले ले जा रहा हूं आपको, हम इस जमाने की बात भी नहीं कर रहे हैं, मैं 13वीं सदी पे ले जा रहा हूं, मतलब 1200 से 1300 के बीच में, बहुत पहले का समय हो गया ना ये। इस जमाने में चाहे आप इटली की बात करें, फ्रांस के बारे में बात करें, या फिर आप ब्रिटेन के बारे में बात करें, यहाँ के जितने भी कपड़ा उत्पादक थे, जो भी कपड़ा उत्पादन करते थे और फिर उनकी रंगाई करते थे, क्योंकि कपड़ा तो कपड़ा होता है, जब तक उस पर रंग नहीं आएगा उसमें कोई बात नहीं जमती है। सफ़ेद कपड़ा या काले कपड़े लोग बहुत अमूमन पहनते हैं, लोग प्रिंटिंग वाले कपड़े पहनते हैं। तो यहाँ पर इन कपड़ों की जो रंगाई होती थी वो कहाँ से होती थी? जो भारतीय नील है उससे होती थी। क्लियर हो गया? लेकिन चक्कर ये था कि इस जमाने में भारत से जो नील जाता था वो बहुत कम जाता था। उसका कारण ये है कि ये जो नील है भारत से, देखिए 13वीं 12वीं शताब्दी की बात करें, भारत से आपको यहां पहुंचाना है तो बहुत महंगा होता था। मतलब भारतीय नील की जो कीमत थी बहुत महंगा था, ये बहुत दाम इसके ऊंचे होते थे। तो इसके लिए क्या हुआ, अब इतने महंगे से अच्छा ये क्या करेंगे, खुद इन्होंने कुछ किया। तो ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये है वोड, क्या नाम है इसका, हिंदी में लिख देता हूं, वोड। तो जैसे नील का पौधा होता है वैसे ही वोड का पौधा होता है। तो इस वोड के पौधे से भी नीला रंग निकलता है, यानी कि जो कपड़ा उत्पादक थे यूरोप के, उन्होंने क्या किया, इस वोड का इस्तेमाल किया और इससे ये बैंगनी कलर, बैंगन का जो कलर होता है, और जो नीला कलर है वो बनाना शुरू किया इन्होंने वोड के ऊपर। मतलब इसी पौधे पे निर्भर रहते थे। अब वोड का पौधा जो है ये वाला, ये होता है शीतोष्ण में, मतलब ठंडे इलाके में पैदा होता है। शीत और उष्ण कह दीजिए इसको, मतलब ठंडा और गर्म दोनों मिला के। तो यूरोप में ये आसानी से इस जगह पे जो ये जोन में है, इसमें आराम से वोड का जो पौधा है वो पैदा होता था, आसानी से मिल भी जाता था। ओके, तो ये अगर आप इस वोड की बात करें तो इटली, उत्तरी इटली, नदर्न इटली, दक्षिणी फ्रांस में ये, और जर्मनी में भी और ब्रिटेन में भी ये वोड का जो पौधा है ये यहाँ पर उगता था। अब क्योंकि नील के साथ इसकी प्रतिस्पर्धा थी, क्योंकि नील से जो चीज़ें बनती थी बड़ी अच्छे कलर की बनती थी, रंगने वाले जो थे वो नील का ही कपड़ा पसंद करते थे, हिंदुस्तानी नील का। तो यहाँ के लोगों ने, यहाँ के जो भी जो वोड उत्पादक थे, जो वोड का उत्पादन करते थे, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला कि देखो ऐसा है, ये जो भारत से जो नील आ रहा है इसको मत मंगाइए आप, क्योंकि जो वोड पैदा कर रहे हैं, वोड से जो नील निकाल रहे हैं या वोड से जो कलर बना रहे हैं, वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि उनका मुकाबला नील से हो। उसका कारण ये है कि नील, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर क्लियर लिखा है कि जो कपड़े रंगने वाले थे वो तो अच्छी चीज़ों की पहचान उन्हें होती है ना, वो नील को ही पसंद करते थे, क्योंकि नील जो है उससे जो रंग मिलता था, नीला रंग मिलता था, बड़ा चमकदार होता था, बड़ा बहुत अच्छा सा होता था। लेकिन जो वोड से, इससे जो हमें रंग मिलता था या अभी भी मिलता है, वो जो रंग है वो इतना अच्छा नहीं होता था। मतलब आप कह सकते हैं वो एक बेजान था, उसमें कोई चमक नहीं थी और थोड़ा फीका सा लगता था। ये कारण था इसका। ओके, लेकिन जैसे ही आप 17वीं शताब्दी पे आएंगे, मैं बहुत पहले ले गया था आपको, ठीक है, अब हम जरा 17वीं शताब्दी पे आ जाते हैं। जब हम 17वीं शताब्दी पे आते हैं तो ये जो यूरोप के कपड़ा उत्पादक है उनको पता तो था कि नील बहुत अच्छा है। उन्होंने अपनी सरकारों को, ये सब जो सरकार है इनको भाई मना लिया। इनको कहा कि देखो ऐसा है कि जो आपने बैन लगा रखा है ना, इसको ज़रा हटाओ और नील को आने दो। लेकिन नील हिंदुस्तान से नहीं, बहुत जगह से आ रहा था। कैसे? देखिए, ये है कैरेबियन। ये पहले मैं आपको चित्र दिखा देता हूँ। ये जो आप रेड डॉट्स देख रहे हैं ना, लाल लाल डॉट्स, ये यहाँ पर सब जगह नील की खेती होती है या नील की पैदावार होती थी। तो आप ये देखिएगा, उस ज़माने में ये जो इलाका था ना कैरेबियन, इस जगह पे बड़ी ज़बरदस्त
खास तौर पे कैरिबियन जैसे जमैका है, ट्रिनिडाद टोबैगो है, ये सब आपके कैरिबियन द्वीप समूह कहलाते हैं। तो कैरिबियन द्वीप समूह में खास तौर पे अगर मैं नाम लूं तो यहां पर सेंट डोमिंग्यू यहां पर लिखा हुआ है। तो ये सेंट डोमिंग्यू है, इसमें जो फ्रांसीसी लोग थे, क्योंकि ये फ्रेंच कॉलोनी थी, और ब्राजील में देखिएगा, ब्राजील में तो यहां पर पोर्चुगीज लोग थे, जमैका इसमें ब्रिटिश लोग थे। यहां पर आप आ जाइए वेनेजुएला में, मैं यहां पर आ गया हूं अब इस जगह पे, तो वेनेजुएला में आप देखिएगा यहां पर थे स्पेनिश लोग थे। तो ये लोग सारे के सारे लोग इन जगह पे नील की खेती कर रहे थे। और उत्तर अमेरिका में जो नॉर्थ अमेरिका है, इसमें भी बहुत सारे जो नील के बागान आ गए थे। बागान क्या होता है? बहुत बड़ा खेत होता है, बहुत बड़ा खेत होगा, और उसमें एक मालिक जो है वो लोगों से काम कराता है, और बहुत सारे पौधे होते हैं इसमें, जैसे कॉफ़ी की पैदावार होती है, गन्ना होता है, तंबाकू हो गया, चाय हो गई, कपास हो गई। तो बहुत बड़े इलाके में जब पैदावार होती है तो इसको हम बड़ा खेत कहते हैं, या इसको हम कहने लगते हैं कि ये बागान है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्लांटेशन। ओके, लेकिन जब हम 18वीं शताब्दी के अंत में आते हैं, तब भारतीय नील की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और इसी ज़माने में 18वीं सेंचुरी में ही जो ब्रिटिश है, ये ब्रिटेन का औद्योगिकरण हो गया था, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया तो कपड़े बनने लगे थे। इसका मतलब ये है कि जो कपास है, कॉटन, इसका उत्पादन बहुत बढ़ गया था। मैनचेस्टर का नाम आपने सुना है। तो जब कपास का उत्पादन इतना ज़्यादा हो गया तो जिससे जो कपड़े बन रहे हैं उनकी रंगाई भी चाहिए, इनकी रंगाई भी तो होनी है। तो जब रंगाई चाहिए तो भाई अब नील तो चाहिए। अब हुआ ये कि मैं बता दूं कारण क्या हुआ। ये मैं बता रहा हूं सेंट डोमिंग्यू, इसका थोड़ा शब्द भी देख लीजिए आप, याद रहेगा, सेंट डोमिंग्यू। इसमें गुलामों ने, क्योंकि ये स्लेव्स थे, बागान में स्लेव्स को काम कराया जाता था, यानी कि एक तरीके से आप ये लोग खरीदे गए थे, और उन्होंने बगावत कर दी। ये 1791 की बात है, मैं आपको 18वीं शताब्दी की बात बता रहा हूँ ना, तो 1791 की बात है। इसमें क्या किया है, ये सारे के सारे लोग जो हैं उन्होंने फ्रांसीसी, क्योंकि ये फ्रेंच कॉलोनी थी, तो यहाँ पर फ्रेंच लोगों ने ये जो सेंट डोमिंगियो है इसमें नील और चीनी की खेती शुरू की थी। लेकिन क्यों जो अफ्रीका से गुलाम मंगाए गए थे, ये लाए गए थे ट्रेड स्लेव जिसे कहते हैं, तो वो 1791 में ये बगावत पे आ गए, प्रोटेस्ट पे आ गए। इन्होंने सारे बागान जला डाले और मालिकों को मार डाला। और उसके बाद क्या है कि ये सब देख के फ्रांसीसी या फ्रेंच सरकार ने एक साल बाद 1792 में ये जो दास प्रथा है, या कहते हैं जो स्लेवरी थी, उसको खत्म कर दिया। तो यहां से जो नील आ रहा था वो आना बंद हो गया। क्लियर है? तो अब जब मैं आपको ये बताने लगा था कि मैं इस जमाने की बात कर रहा हूं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, कपास है और कपड़े बन रहे हैं, रंगाई इनको चाहिए, तो यहां पर जहां जो कैरेबियन से आ रहा था रंगाई के लिए नील, वो तो खत्म हो गया, क्योंकि वहां तो आपने देखा अभी क्या हुआ, जो मैंने कहानी बताई आपको। तो अब कहां से पैदावार की जाए इसकी? ना वेस्ट इंडीज से आ रहा है, ना आपका अमेरिका से आ रहा है, या बहुत कम आ रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कि 1783 से लेकर 1789 जो दुनिया नील पैदा कर रही थी ना, मान लीजिए 100 पैदा कर रही थी, वो केवल 50 ही रह गया, यानी कि आधा उत्पादन रह गया। अब ब्रिटिश लोगों को तो चाहिए रंग, कहां से लाएंगे? उन्होंने तलाश करना शुरू किया, भाई कौन सा सोर्स है जहां से हमें ये मिल सकता है। अब उनकी नजर कहां गई? हिंदुस्तान पे। उनकी नजर कहां आई? हिंदुस्तान पे। तो हुआ ये कि भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी नील के कारण मैं बता रहा हूं। तो क्योंकि यूरोप, केवल यही नहीं, पूरे यूरोप में नील की मांग बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा लोग मांग कर रहे थे। तो अब कंपनी ने क्या किया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी तो कंपनी थी ना, उसने क्या किया कि भाई उसने कहा कि चलो नील की खेती अभी हमें करनी है, क्योंकि नील की बहुत मांग बढ़ गई, तो अब इसको हमको बढ़ाया जाए। यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी थे, उन्होंने कहा यहाँ पर इसकी खेती को बढ़ाया जाए। और आप देखें कि 18वीं शताब्दी के जो अंत तक, खासतौर पे बंगाल की मैं बात करूंगा, यहाँ पर नील की खेती बहुत जोरों शोरों से शुरू हो गई, बढ़ गई। ओके, उसके बाद दुनिया के जितने भी बाजार थे उसमें हमारा नील छा गया। कहने का मतलब यह है कि 1788 में जो आयात होता था नील, कहां? इंग्लैंड, ब्रिटेन में,
ब्रिटेन में, जैसे ये ब्रिटेन है, तो यहाँ पर जो नील आ रहा है वो भारत से जाता था 30%, मतलब मान लीजिए पूरा 100 आ रहा है तो भारत से 30 जा रहा है, 30%। लेकिन यहीं पे आप देखिए 1810 में अगर 100 आ रहा है कहाँ, ब्रिटेन में, तो भारत से कितना जा रहा है 95, यानी कि 95% नील भारत से जाने लगा। अब आप समझ रहे हैं नील की क्या वैल्यू हो गई, इंडिगो की क्या वैल्यू हो गई। अब हुआ यह कि भाई अब ये प्रॉफिट का सौदा था, तो जैसे जैसे जो नील का व्यापार बढ़ने लगा, इंडिगो का व्यापार बढ़ने लगा, हुआ ये कि जो अफसर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो अफसरान थे, उन्होंने भी इसमें पैसा लगाना शुरू कर दिया। और बहुत सारे अधिकारी जो थे उन्होंने तो कंपनी छोड़ दी, उन्होंने नौकरी छोड़ दी, और वो पूरे के पूरे जो उनके बागान थे उसी में लग गए कि भाई हम नील की खेती करवाएं। तो और एक और चीज़ हुई, जो ब्रिटेन है या कहें कि इंग्लैंड है और स्कॉटलैंड है, यहाँ से लोग चले आए यहाँ पे। उन्होंने कहा कि यहाँ पर बड़ी अच्छी खेती हो रही है, यहाँ पर लोग भी हैं, सस्ते दर पे अवेलेबल भी है, तो वो ये लोग यहाँ पर आए और उन्होंने बाकायदा बागान लगा दिए, किसके, इंडिगो के। और दूसरी बात थी कि जिसके पास पैसा नहीं था उसको कंपनी कर्ज भी दे रही थी कि लो भाई आप पैसे लो और हमारे लिए जरूर उगाओ, पैसे भी दे रही थी उनको। ठीक है, तो एक चीज समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि नील की खेती होती कैसी है, कैसे खेती हो रही थी और उस जमाने में कैसे होती थी। तो दो बताऊंगा, जो नील की खेती है वो दो तरीके से होती थी, एक तो निज और दूसरा है रैयती। ठीक है, पहले मैं आपको निज बताऊंगा फिर रैयती पे ले जाऊंगा। तो निज खेती जो होती है उसमें यह होता है कि जो बागान का, ये बागान हो गया, ठीक है, इसको मैं प्लांटेशन कह रहा हूं, पी। बागान का जो मालिक है वो खुद अपनी जमीन पे पैदावार करता था, किसकी, नील की। तो निज का व्यवस्था का केवल छोटा सा इसकी डेफिनेशन है कि निज जो खेती थी उसमें बागान का मालिक, ये बागान का मालिक है, ये अपने प्लांटेशन में, अपने बागान में खुद नील की खेती करता था। तो उसके लिए वो क्या करता था, या तो वो एक ज़मीन को खरीद लेता था और खेती करता था, या ये कहता था कि भाई ये जो ज़मीन है ये दूसरे ज़मींदारों से, जैसे ज़मींदार है उससे ये भाड़े पे ले लेगा। भाड़े पे मतलब कि भाई हम आपको इतना पैसा देंगे, हमें 1 साल के लिए 2 साल के लिए दे दीजिए। और फिर ये मजदूरों को लगाता था काम पे, उनसे ये काम करवाता था। इसको निज खेती कहते हैं। अब निज खेती में कुछ समस्याएं थी। क्या समस्याएं थी? पहली चीज तो ये है कि जो खेती है, कि यह कहे नील की जो खेती है वो कहां हो सकती है, वो वहीं हो सकती है जो लैंड उपजाऊ हो। अगर ये उपजाऊ नहीं है, इसमें फर्टिलिटी नहीं है, पैदावार अच्छी नहीं हो सकती। फिर पहली चीज क्लियर है। लेकिन जो उपजाऊ जमीन थी वहां पर लोग ऑलरेडी रह रहे थे, यानी कि आबादी ऑलरेडी थी। जो जमीन अच्छी है वहां पर लोग ऑलरेडी रह रहे थे, या अपनी खेती बाड़ी या कोई और अपना दूसरा काम कर रहे थे। पहली चीज तो ये हो गई। और नील की खेती के लिए प्लांटेशन चाहिए, और प्लांटेशन मैंने कहा बड़े खेत होते हैं, जो बागान होते हैं। इसका मतलब क्या है, बड़े खेत, ये तो बताया मैंने। तो बड़े खेत चाहिए इनको क्या होता था कि जैसे ये है, एक छोटा सा पार्ट यहाँ मिल गया, फिर छोटा सा पार्ट यहाँ मिल गया, छोटा सा पार्ट यहाँ मिल गया, ऐसे पार्ट मिल जाते थे। लेकिन बड़ा जो इलाका है वो नहीं इनको मिल पा रहा था। ओके, अब दूसरी चीज इन्होंने क्या की कि जैसे मान लीजिए ये नील की फैक्ट्री है, ये नील की फैक्ट्री है, तो इन्होंने कोशिश क्या की कि नील की खेती यहीं पे हो जाए, यहीं पे हो जाए, यहीं पे हो जाए। मतलब नील की फैक्ट्री के पास ही नील की खेती करना चाह रहे थे। तो उससे क्या हुआ कि जो लोग यहां पर आबादी थी इनको इन्होंने भगा दिया, इनको हटाने की कोशिश की, जिसके कारण ये जो प्लांटेशन करवा रहे थे, यही कहें कि जो नील की खेती करवा रहे थे, और जो यहाँ के लोग हैं इनके बीच में थोड़ी लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, जिसे हम टकराव कहते हैं, तनाव कहते हैं, ये सब शुरू हो गया। ओके, अब एक और प्रॉब्लम इसमें थी कि ये प्लांटेशन है, ध्यान रखिए, बार बार बता रहा हूं, बड़ा खेत है। तो जितना बड़ा खेत होगा उतने बड़े खेत में उनको उतने सारे मजदूर चाहिए होंगे, मैक्सिमम, तो बहुत सारे मजदूर चाहिए। लेकिन होता यह था कि जब इनको मजदूर चाहिए, ये मजदूर कहाँ काम कर रहे होते थे, ये अपने लैंड पे खेती कर रहे होते थे। किसकी? बिल्कुल सेम समय पर ये अपने धान की खेती कर रहे होते थे। धान मतलब चावल उस जमाने में, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि इतना बड़ा बागान है, और उस जमाने में कोई ऐसा तो नहीं था कि ट्रैक्टर हो रहे हैं या बहुत सारी जो जिसे कहते हैं सोफिस्टिकेटेड चीजें थी। या तो हल का इस्तेमाल होता था, साथ में बैल का इस्तेमाल होता था। तो भाई इतने बड़ी जगह पे अगर इनको खेतीबाड़ी करनी है तो इनको हल बैल भी चाहिए, ठीक। अब जो हल और बैल की बात कहें,
इसमें आपको मैं एक आंकड़ा दिखाऊं कि अगर ये 1 बीघा है, 1 बीघा कितना होता है? 1 बीघा जो होता है 1/3 एकड़ के बराबर होता है। उस जमाने में 1/3 एकड़ के हिसाब से ये बेसिकली एक नापने का तरीका था, मापने का तरीका था। तो इसका एक आंकलन ये हुआ कि अगर 1 बीघा है तो हमें 2 हल चाहिए। हल मतलब जिससे ये इसे कहते हैं, ये हल है, ठीक है, ये हल चाहिए था इनको। लेकिन अगर एग्जाम्पल थोड़ा सा देखिए, क्योंकि ये तो प्लांटेशन है, तो अगर मान लीजिए किसी के पास 1000 बीघा हो तो उसको कितने हल चाहिए? मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2000 हल चाहिए उसको। अब इस हल को संभालना, इसका मेंटेनेंस करना, रख रखाव, ये भी बहुत बड़ी समस्या थी। सबसे बड़ी बात है कि भाई अगर किसी तरीके से हल मिल भी जाए तो ये जो हल और बैल की हम बात कर रहे हैं, ये उसी समय चाहिए होते थे जिस समय ये हल और बैल कहां, जो मजदूर है या वे कहें जो मजदूर ये लाना चाहते थे, एक तो वो खेती कर रहे होते थे और ये हल बैल उस खेती में लगे होते थे। किसकी? सेम टाइम पे, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टाइम पे ये हल बैल चावल की खेती में व्यस्त रहते थे, ठीक है। तो फिर ये जो निज खेती थी ना, 19वीं शताब्दी के मैं आखिर में आपको ले जा रहा हूं, मतलब 1880 के बाद समझ लीजिए, जो निज खेती है इसका इलाका बढ़ाने में, क्योंकि इतनी सारी समस्याएं दिख रही हैं आपको, तो अगर आप देखें कि जो नील की पैदावार हो रही है, अगर मान लीजिए 100 हो रही है, तो इसमें 25% केवल जमीन जो आती थी वो निज खेती से आती थी। इससे बाकी जितनी जो 75% आ रही है, जो नील की खेती अगर 100 हो रही है, तो 75% जो है वो रैयती से आती थी, रैयती व्यवस्था से। तो अब आप पूछेंगे रैयती व्यवस्था क्या है? देखिए, मैंने एक थोड़ा सा एक यहाँ पर एक बताने की भी कोशिश की है कि निज और रैयती में क्या डिफरेंस है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर देख लीजिएगा, एक वैसे मैं सब बता ही रहा हूँ आपको, तो रैयत को भी देख लीजिए। तो रैयत व्यवस्था क्या थी? रैयत वो होते हैं, रैयत आदमी ही होता है, लोग ही होते हैं जो अपने खुद कल्टीवेशन करते हैं, मतलब अपने इलाकों में कल्टीवेशन करते हैं, क्रॉप की पैदावार करते हैं। तो होता यह था, रैयती व्यवस्था यहाँ पर थोड़ी सी अलग है। रैयतवारी जो हमने व्यवस्था देखी थी वो अलग थी, ये रैयती व्यवस्था अलग है। इसमें क्या होता था, जो बागान मालिक है, मैं बागान मालिक बार बार कहूंगा क्योंकि बार बार नाम आने वाला है, ये जो बागान मालिक थे ये क्या करते थे, रैयतों के साथ, यानी कि जो लोग हैं जो कल्टीवेशन अपने लैंड पे करते थे, तो मान लीजिए ये बागान मालिक है और ये आपका रैयत है, इनके साथ एक ये अनुबंध करते थे या कहीं कॉन्ट्रैक्ट करते थे, या इसको कहा जाता था सट्टा। एक इनके साथ अनुबंध करते थे, कॉन्ट्रैक्ट करते थे, एग्रीमेंट करते थे। और कभी कभी क्या करते थे कि ये रैयत से ना करके कभी कभी एक जो गांव का, मान लीजिए गांव है, इसका जो मुखिया है, हेडमैन, उसको भी कहते थे कि तू हमारे साथ अनुबंध करो या कहे कि समझौता करो। अब यहां तक तो ठीक है, अगर ये अनुबंध हो जाता था, अगर ये अनुबंध पे साइन कर देते थे, या तो ये रैयत कर दे ये लोग या फिर मुखिया कर दे, तो होता यह था कि अब नील उगाने के लिए ये जो बागान मालिक है ये इन रैयतों को अब पैसा देता था। लेकिन पैसा ऐसे नहीं देता था, ये पैसा देता था, मनी देता था ब्याज पे। अब देखिएगा यहां से ब्याज चक्र शुरू होने वाला है। ये ब्याज पे देता था, इंटरेस्ट पे देता था, लेकिन कम इंटरेस्ट पे देता था। क्लियर हो गया? एक और चीज ये थी कि इसमें ये इस एग्रीमेंट में लिखा होता था कि आपकी जितनी जमीन है, मान लीजिए जितनी जमीन है, इसका जो 25% भाग है उस पे आपको नील उगानी ही उगानी है, बाकी पे आप जो करना है करिए, लेकिन मिनिमम आप चाहे तो 100 पे कर लीजिए, पूरे के पूरे पे नील की खेती कर लीजिए, लेकिन 25% पे तो उगाना ही उगाना है। और जो बागान मालिक है वो रैयत को क्या क्या देगा, वो रैयत को देगा आपका कुछ चीजें अपनी तरफ से देता था, जैसे बीज देगा और उपकरण देगा, साजो सामान देगा उसको कि भाई आप करिए। लेकिन जो ये जमीन है इसकी मिट्टी की तैयारी करनी, इसको मिट्टी तैयार करना, बीज को जो बोने का काम है, फसल की देखरेख करने का काम है, ये सारे काम इन काश्तकारों को, या कहें रैयत जिन्होंने, जो रैयत हम कह रहे हैं, उनके ऊपर था। ओके, अब हुआ ये कि जब ये अपनी पैदावार कर लेते थे, ये रैयत पैदावार कर लेते थे और ये वापस कर देते थे बागान मालिक को, जब पहुंचा देते थे, उसके बाद क्या होता था, उसके बाद ये जो पैसा इनको मिला है वो दोबारा मिल जाता था, दोबारा मिल जाता था। यानी कि एक बार आपने हार्वेस्टिंग कर दी और वापस पहुंचा दिया, अब आपको ये पैसा दोबारा मिल जाएगा, यानी कि अब आपको नया पैसा मिल जाएगा, नया कर्ज मिल जाएगा।
लेकिन अब ये जो चक्र है, ये बार देखिए मैंने इसलिए चक्र बनाया है, ये चक्र चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। यहाँ पर एक चित्र देख रहे हैं आप, ये मजदूर नील की खेती कर रहे हैं और यहाँ पर आप देखिएगा ये जो है, यहाँ पर मोस्टली आदमी होते थे जो कटाई करते थे ना नील की खेती के, वो हम मोस्टली आदमी होते थे। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो खेत है वहाँ से ये फैक्ट्री पर लाया गया है। ये जो नील के पौधे के गट्ठर आप देख रहे हैं ना, वो फैक्ट्री लाया जा रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया कि दोबारा कर्ज इनको मिल जाता था। ओके, ये नील की खेती कैसे होती है इस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहली चीज़ ये है कि भाई जो किसान है वो जो शुरुआत में समझ रहे थे कि अरे वाह, हमें बागान मालिक जो है वो पैसा दे देता है, हम उस पैसे से काम करते हैं, हमें बीज भी दे रहा है, सामान भी दे रहा है, बढ़िया हो गया है। तो लेकिन समझ में आ गया इनको धीरे धीरे कि ये व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है, तो बड़ी कठोर है। क्यों? क्योंकि जब ये नील वापस करते थे, इसको नील मतलब पैदावार करके वापस भेजते थे, उनको कीमत बहुत कम मिलती थी, बहुत कम, बहुत ज़्यादा कम मिलती थी। इसका मतलब ये है कि जो उन्होंने, अब इनको पैसा भी देना पड़ता था, जो इसने पैसा दिया है, और कर्ज था बेसिकली ना वो, उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ता था। तो नील से जो उसको उनको फायदा हो रहा हो तो इतना हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि अब ये जो कर्ज का सिलसिला है, फिर ये पैसा लेंगे, फिर ये वापस करेंगे, और ये इस पैसे को देने के लिए फिर किसी और से कर्ज लेंगे। तो मैं कह रहा हूं कि जो डेट ट्रैप है, जो कर्ज का चक्रव्यूह है, ये चलता रहा, इसको समझ में आ गया कि भाई ये गड़बड़ है। अब एक और प्रॉब्लम ये थी कि ये जो बागान मालिक थे इसको कहते थे कि देखो ऐसा है, आपकी जगह है, यहां पर आप केवल नील की खेती करो और कोई खेती मत करो। ओके, अब अगर नील की खेती आपने कर दी तो नील का जो पौधा होता है उसकी जड़ें बहुत लंबी होती है, और ये इसमें बहुत सारा जो उर्वरता है ज़मीन की जो फर्टिलिटी है वो ये सारी खा जाता है। कौन खा जाता है? ये अपना नील का पौधा। तो इसका मतलब अब अगर नील बो दिया आपने तो अब इस इलाके में आप धान की खेती नहीं कर सकते। ये सब समस्या आई थी, और उसके बाद फेमस नील विद्रोह हुआ, और उसके बाद क्या हुआ उसकी चर्चा हम करते हैं। लेकिन पहले मैं आपको नील का उत्पादन कैसा होता है बता दूं। हम डिस्कस कर रहे हैं नील का उत्पादन कैसे होता है, तो एक एक स्टेप वाइज आपको समझाता हूं। यहां पे ले जाके देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जो नील, जैसे मैंने बताया कि ये जो नील की फैक्ट्री है, ये आसपास ही नील की पैदावार होती थी। ओके, तो कटाई जब हो जाती थी, यानी जब ये गट्ठर आते थे, जो आप गट्ठर देख रहे हैं, जब ये पहुंचते थे तो यहाँ पर अलग अलग आपके वैट्स बने, हौद मतलब जैसे हम टैंक कहते हैं, अलग अलग हौद बने हुए, इसको हम वैट्स कह रहे हैं, हौद कह रहे हैं। तो पहले क्या होता था कि रंग बनाने के लिए ये 3-4 कुंडों की जरूरत पड़ती थी, यानी कि ये जो वैट्स की उसकी जरूरत पड़ती थी। हर एक जो टंकी है, हर एक हौद का अलग अलग काम था। सबसे पहले क्या होता था कि जो नील की पत्तियों को ये तोड़ा जाता था, और तोड़कर यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इस वाले में, जिसको हम पहला वाला कह रहे हैं, जिसको किण्वन या स्टीपर कुंड कह रहे हैं इसको, यहाँ पर पत्तों को तोड़ के डाल दिया जाता था। गरम पानी होता था इसमें, और बहुत घंटे तक इसको यहाँ पर डुबोया जाता था। अब इससे क्या होता था, इसका फर्मेंटेशन होता था, यानी इसमें से बुलबुले आते थे। ठीक है, मतलब एक तरीके से थोड़ा सा सड़ने लगता था, पानी आ गया ना इसमें, और बुलबुले उठते थे। अब जो सड़ी हुई पत्तियां इसको ये निकाल देते थे, और अब जो बचती है द्रव्य, जो लिक्विड बचा है, उसको छान के ये दूसरे हौद में डाल देते थे। ठीक है जी, ये दूसरे हौद में डाल दिया, और दूसरे हौद में जब इन्होंने डाल दिया तो ये छान के डालते थे। ओके, पहले जो दूसरा हौद होगा ये जस्ट इसके नीचे होगा। देखिए ये जो है ना, इसके नीचे, ये हौद की बात मैं कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि यहां से यहां आता था, यहां से ये नीचे जाता था। ये जो नीचे वाला देख रहे हैं ना पोर्शन, ये ऊपर है और ये नीचे है, तो यहां से ये नीचे की तरफ जाता था। अब दूसरे हौद के बारे, अब इस हौद के बारे में बात कर रहा हूं, इस टंकी के बारे में बात करता हूं। इसको कहते थे बीटर वॉट। ठीक है, अब जो घोल आ गया, क्योंकि पत्तियां निकाल दी, अब इसको हिलाया जाता था, और पैडल होते थे, उससे खंगाला जाता था, मतलब घुमाया जाता था। ये जैसे ये साहब देख रहे हैं ना आप, ये इसको ये पैडल लेके खड़े हुए, इससे घुमा रहे 8 घंटे तक घुमाते थे। तो साहब इसको ये घुमाते थे। अब ये आप समझ गए ना, मैं आपको बस बता रहा हूँ, इसको ये घुमाते थे। अब उसके बाद क्या होता था कि ये जो द्रव्य है जो यहाँ से आया है, पहले ये हरा हो जाता था, उसके बाद ये नीला हो जाता था। ठीक है, अब जैसे ही नीला हो गया, इसमें डाल देते थे चूने का पानी। तो अब जैसे चूना जाते, लाइमस्टोन जैसे डाला, तो अब नील की पपड़ियाँ नीचे जमती थी, इसके नीचे पपड़ियाँ जम जाती है, जिसका मैं आगे जो बताऊंगा वो ये इस तरीके से आगे इसका यूज होगा। तो नील की पपड़ियाँ जम गई,
ठीक है। और उसके बाद जब पपड़ियाँ जम गई तो पानी ऊपर आ गया, तो उस जो द्रव्य है, लिक्विड है, उस द्रव्य को हटा दिया गया। तो जो नील की जो गाद या फिर के पपड़ियाँ जम गई, उसको लिया, उसको दूसरी जगह ले गए, उसको उसका पानी साफ किया और फाइनली उसको पूरा ऐसे पोर्शन में काट काट के बना के, लुगदी बना के, उसमें बाकायदा नंबरिंग वंबरिंग डाल के, मोहर लगा के फिर इसको बेचा जाता था। तो इस तरीके से नील की खेती होती थी पूरी, या नील की खेती तो हो रही है, नील का प्रोडक्शन इस तरीके से होता था। तो हम कह रहे हैं नील की खेती और उत्पादन, तो ये उत्पादन इस तरीके से होता था। ये थोड़ा कलर में दिखाने की कोशिश की है। पहले यहां डालते थे, फिर यहां से नीचे जाता था, यहां पर ये देखिए घुमा रहे हैं और फाइनली इसका जो फाइनल पैकेजिंग वो यहां हो जाती थी। अब मैं आपको ले जाऊंगा नील विद्रोह पर, लेकिन ये हम बात करेंगे अगली बार, ठीक है। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।